सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान तब्दीली के दावेदार और हट धर्मी बरकरार। असद कैसर का बयान पीटीआई की पॉलिसी है, गंदुम दरामद स्कैंडल है या फिर करप्शन की कान, अंधेर नगरी और चौपट राज, सरमायाकारी कौंसिल की कोशिशें आखिर रंग ले आईं और सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान मुआशी बेहतरी का बहुत बड़ा इम्कान और पीटीआई का पीपल्स पार्टी से जोड़ पड़ गया। अली अमीन गंदापुर की बिलावल भुट्टो को धमकी, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो, इसराइलियों का नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालिबा। प्रोग्राम का आगाज करूँ पहली बड़ी खबर के साथ। असद कैसर साहब फरमाते हैं कि जी माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते, किसी और से क्या मांगेंगे। अच्छा नाज़रीन, जो लीडर होता है, रहनुमा होता है, पता है वो कौन होता है? जो कौम की आवाम की रहनुमाई करता है, उन्हें मंजिल की तरफ लेकर जाता है। और रहनुमा की तारीफ़ ये की जाती है कि वो जो आप में से हो लेकिन सबसे बेहतर हो। इस हवाले से मुझे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक कॉल याद आ गया। आपने रहनुमा या लीडर की तारीफ़ इस तरह से फरमाई कि 100 भेड़ों की रहनुमाई करने वाला अगर एक शेर हो तो भेड़ें भी शेर बन जाती हैं, लेकिन अगर 100 शेरों की रहनुमाई करने वाली एक भेड़ हो तो शेर भी भेड़ें बन जाते हैं। अच्छा, अगर मुल्की सियासत पर नज़र डालें तो जिस डगर पर किसी पार्टी का कायद या रहनुमा चलता है, ज़ाहिरी बात है बाकी सारी पार्टी भी उसी लाइन पर चलती नज़र आती है। अभी जो बानी पीटियाँ हैं उन पर मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने सियासत में बदतमीज़ी, गालम गलोच, हट दर्मी के कल्चर को फ़रोग दिया। हालात वाक़यात पर अगर नज़र डालें तो ये बात गलत भी नहीं लगती है। लोगों के नाम रख कर उनको जलसों में, भरे जलसों में छेड़ते रहे। वो इस तरह के नाम रखे जाते थे कि जो कि जिस तरह का उनका ओहदा था उसके शायान शान नहीं थे। उनकी तकारीर आप निकाल कर देख लें, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि मैं किस बात की निशानदेही कर रही हूँ। अच्छा, इसीलिए अगर हम पीटीआई की बात करें, जो पीटीआई है उसके रहनुमाओं को भी अगर हम देख लें तो उनके जो अंदाज़ो बयां हैं उनमें भी यही जो लहजा है, यही हटदर्मी नज़र आती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लीडर को फॉलो करेंगे। अच्छा जी, अभी आपने देखा कि DG ISPR ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने फरमाया कि सानिया 9 मई पर माफ़ी मांगने की उन्होंने बात की और इसमें गलत किया है। मेरा पहला सवाल तो ये है, अगर इंतशार ख़त्म करना है, सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो माफ़ी मांगने में मेरा सवाल ये कि हर्ज क्या है? क्यों इतना स्टबनली बिहेव किया जा रहा है इस पार्टी की जानिब से कि जी माफ़ी तो हम अपने बाप से नहीं मांगते? क्यों? आप फरिश्ते हैं, आप गलती नहीं कर सकते? इंसान गलती करता है, इंसान खता का पुतला है। जब गलती करता है आपको समझ आती है और आपको एहसास होता है, एहसास निदामत होता है, शर्मिंदगी होती है, तो आप अपने गिरेबान में झांकते हैं। अपनी इस्लाह का मौका अगर आपको मिलता है तो आप अपनी इस्लाह चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं और पहले से ज़्यादा निखर जाते हैं, बेहतरीन बन जाते हैं। लेकिन आप कोशिश करते हैं, लेकिन पहला स्टेप ये कि आप अपनी गलती का एहसास करें और आप निदामत अगर आपको होती है, आपको शर्मिंदगी होती है, एहसास होता है, तो आप माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ये क्या हटदर्मी कि हमने गलती भी की है, हम मानेंगे भी नहीं, माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते। ये रवैया क्या है? ये रवैया आपको कहाँ लेकर जाएगा? क्या जो पीटीआई कारकुनान है उन्होंने 9 मई को वाकई जलाओ घेराव नहीं किया? दिफाई तनसीबात को निशाना क्या नहीं बनाया? शोहदा की जो यादगारें हैं उनकी तौहीन उन्होंने क्या नहीं की? सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है, सबकी वीडियोस बनी हुई हैं, ऑडियो लीक्स इसकी बाकायदा गवाही देती हैं। लेकिन देखें कि बानी चेयरमैन के नक्शे कदम पर चलती हुई पूरी पार्टी अपनी हटदर्मी छोड़ने को तैयार नहीं है। मुल्क की खातिर माफ़ी तलाफी करके आगे बढ़ना इन्हें गवारा नहीं है। और मुझे तो असद कैसर सबका बयान सुनकर यकीन जाने दिल ही अफसोस हुआ कि माफ़ी तो हम अपने बाप से नहीं मांगते, किसी और से क्यों मांगेंगे? जहां टॉप लीडरशिप की अगर ये सोच हो तो फिर खुद आप अंदाज़ा कर लें कि कारकुन फिर जाहिर बात है वही करेंगे जो टॉप लीडरशिप करती हुई दिखाई देगी। असल कैसे सबके इस बयान में बहुत से उन लोगों के लिए जो अक्लबूझ रखते हैं उनके लिए निशानियाँ हैं कि जो अंधाधुंध तकलीद करते हैं, कि जो अपने बाप को बाप नहीं समझता और इससे मुल्क का अवाम का दर्द क्या होगा। सोचें ज़रा। मैं असद कैसर साहब को वैसे बड़ा सुलझा हुआ समझदार इंसान समझती थी, मगर इस बयान के बाद मैं भी हैरान हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं। मुझे समझ आ गई है कि जो 9 मई का जो सानिया है वो भी यकीनी तौर पे इसी सोच, इसी हट धर्मी और इसी ज़िद का नतीजा है। अब आप देख लें, कहते हैं हमसे गलती हुई ही नहीं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते, तो किसी और से क्या मांगेंगे? अब इस सितम देखें कि ये जमात अब भी अपनी जो गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो यानी ये आगे क्या चाहती है, ये भी ज़रा सोचिएगा। सियासी इस्तेहकाम का रास्ता निकालने के बजाय अब भी ये लोग
इस तरह की बातें करेंगे, हट धर्मी के ज़रिए, धौंस धमकी के ज़रिए रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। लेकिन इंतशार, हट धर्मी, धौंस धमकी का ये चलन अब ज़्यादा नहीं चलेगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। मौजूदा हुकूमत के जो दूसरा महीना है उसमें भी जो गंदम की दरामद है वो जारी रहने का इंकशाफ हुआ है। और ये गंदम दरामद स्कैंडल जो है, आपको पता है, करप्शन की कान बनता दिखाई दे रहा है बाकायदा। यानी कान को जितना खोदते जाते हैं, आप देखें कि जितना आप इसको खोदेंगे, लूट मार करने वाले जो पर्दा नशीन हैं उनकी उतनी ही तादाद बढ़ती चली जाएगी। पहले जो मलबा था वो निगरां हुकूमत पे गिराया गया कि जी ये सारा जो किया धरा है ये उनका है। उंगलियां साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब पर उठाई गई कि जी उन्होंने जो फूड सिक्योरिटी है उसके निगरान के तौर पर ये इजाज़त दी। अब राज ये खुल रहा है, ये बात सामने आ रही है कि मुल्क में जो गंदम की वाफर पैदावार है उसके बावजूद गंदम की दरामद का ये सिलसिला मौजूदा हुकूमत के दौर में जारी रहा। और इस हवाले से जो कुछ एदाद शुमार हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ एज इट इज़। सरकारी ज़राए से जो मालूमात सामने आई हैं वो ये है कि जो अबूरी डेटा जो है उसके मुताबिक अप्रैल 2024 में 86,800 मेट्रिक टन गंदम दरामद हुई, जिसकी मालियत 7 अरब रुपए से ज़्यादा है। यानी पिछले महीने जब नून लीग पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी हुकूमत सारे मामलात का कंट्रोल अच्छे से संभाल चुकी थी। 4 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया तो उसके बाद भी गंदम की दरामद का सिलसिला जारी रहा। बताया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत के पहले 2 महीनों में तकरीबन 7,78,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद हुई और इस हुकूमत ने पहले महीने में 6,91,136 मेट्रिक टन गंदम दरामद की। यानी सरकारी डेटा के मुताबिक मार्च 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख की गंदम दरामद की गई है। अब ये दरामद कौन सा मुल्क कर रहा है जिसका कह लें कि बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, जिससे गंदम दरामद करने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुल्क में गंदम की बम्पर क्रॉप पैदा होने की खबरें हैं। फिर इसे क्या कहें? किसानों का इल्ज़ाम तो फिर सही है ना, दुरुस्त है ना, कि करप्शन करने वालों ने अपनी एक बोटी की खातिर पूरा ऊंट ही ज़बा कर दिया। जुल्म है, ये जुल्म है। और इसमें मजीद जुल्म और सितम देखिए कि कहने को हम ज़राई मुल्क हैं, गंदम दरामद कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि शर्म से डूब मरने का मुकाम उन नमूनों के लिए जिन्होंने गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है, इतना बड़ा जुल्म किया है सिर्फ अपने चंद पैसे खड़े करने की खातिर। पूरे मुल्क के किसानों की ये हालत आपने कर दी है, उनकी मेहनत को खाक में आप लोगों ने मिला दी है। शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म आती ही नहीं है ना इन्हें। अपने मुल्क का की जो सोने जैसी गंदम है उसको छोड़कर आप बैरून मुल्क से गंदम दरामद कर रहे हैं। गंदम वो दरामद कर रहे हैं जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। आप बताएं कि पाकिस्तान के लिए अपनी रातों की नींदें आराम सुकून हराम करके गंदम पैदा करने वाले गरीब मेहनतकश किसान किसकी जान को रोएं, कहां जाएं, जिन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई लुटती नजर आ रही है बेचारों को। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करना चाहूंगी कि सर अगर आप किसानों के हमदर्द हैं ना तो फौरी इकदाम करें। फौरी मतलब बहुत फौरी। गंदम दरामद का संगीन जुर्म करने वालों को इबरत का निशान बनाएं। स्पीड की बहुत तारीफ होती है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, एंथुसियास्टिक है शहबाज शरीफ साहब। तो अब मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्तिहान है आपकी स्पीड का, जो शहबाज स्पीड का अक्सर जिक्र किया जाता है कि आप कितनी जल्दी कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे इन मुजरिमान को, जिन पर अभी इल्ज़ाम है। इन मुलजिमान को कितनी जल्दी आप कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। किसानों से जो गंदम की खरीदारी है उसका एहतमाम करें, या फिर उनकी गंदम दरामद करने का जो इंतज़ाम है वो कर दें, ताकि मेहनत कश किसानों की जो मुश्किलात हैं बेचारों की कुछ तो कम हो जाएं। आगे चलते हैं जी अपनी अगली खबर की जानिब। खबर ये कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इसी महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये अच्छी खबर है। और वैसे तो जो सऊदी अरब में मौजूद हम देखते हैं जो मुकद्दस मकामात की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों का सबको पता है कि जो सऊदी ममलिकत है उससे बड़ा ही एक मोहब्बत का एहतराम का रिश्ता है, जो कि किसी और मुल्क से शायद नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ ख़ास तौर पर, तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में जो एक गर्म वो शायद ही किसी और मुल्क से सऊदी ताल्लुकात में हो। अच्छा, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक बार नहीं, हमने बहुत बार देखा, हर मौके पर देखा कि जब भी पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आया, कोई मुसीबत आई, परेशानी आई, तो सऊदी अरब ने
ब्रदर मुल्क होने के नाते सबसे पहले हमारा साथ दिया और भरपूर तरीके से बड़े दिल से हमारा साथ दिया। चाहे ये मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी हो या फिर स्टेट बैंक ने आप कह लें कि डॉलर्स डिपॉजिट करने की सूरत हो। इसके अलावा भी सऊदी अरब ने जो लाखों पाकिस्तानी हुनरमंद हैं, मेहनत कश हैं, उनको रोज़गार सऊदी अरब ने फराहम किया। और एक अंदाजे के मुताबिक ज़रा मैं आपको बताऊँ, तकरीबन 27 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तकरीबन 27 लाख। और इस वक्त भी जब पाकिस्तानी मईशत, सबको पता है कि हम सफ़र कर रहे हैं, हम मुश्किलात का शिकार हैं, हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, लेकिन अब ये सफ़र जारी है। सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए अभी भी हम देख रहे हैं कि कमर बस्ता है। सऊदी वली अहद पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालने के लिए पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, इसमें हम उनके मशकूर हैं। अच्छा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कोशिशें कह लें, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल कह लें, SIFC के बाद मुल्की मईशत में, इकॉनमी में जो बेहतरी के बाकायदा आसार नज़र आ रहे हैं, इम्कानात नज़र आ रहे हैं, अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। और इसमें फिर हम देखें कि सऊदी जो सरमायाकार हैं उनकी भी पाकिस्तान में एक दिलचस्पी भी है, ये भी बड़ी एक वजह है। हालिया हफ्तों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो राब्ते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि 2 आला सतह के सऊदी वफूद पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और सऊदी वली अहद की भी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। अप्रैल में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा भी, आपको याद है कि जी, एक आला सतह के वफ़द के हमरा पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं, जिसमें सरमायाकारी के जो मामलात हैं उनको हतमी शक्ल दी गई है। अब उम्मीद ये है, बल्कि पूरी उम्मीद है कि सऊदी वली अहद के दौरे पर इन मुआहदों पर दस्तखत हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है मईशत के मैदान से। अच्छा, सच्ची बात भी ये कि सऊदी वली अहद की जो हिदायत हैं उन पर 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी का जो एजेंडा है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। दोनों ममालिक के दरमियान ये जो पेशरफ्त कह लें, इसकी वजह से मुआशी जो माहिर हैं, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है मईशत के मैदान में अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा करार दे रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। इमदाद या कर्ज़ की बजाय सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन कदम है। इससे यकीनी तौर पे लोगों को जो रोज़गार के मौके हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, जॉब ज़्यादा मिलेंगी, मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, इकॉनमी जो है हमारी वो यकीनी तौर पे तरक्की करेगी। अच्छा, यहाँ मैं हुकूमत से एक अपील करना चाहूँगी कि इस मौके से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, जिस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने जो दावे किए हैं कि जी वो SIFC के ज़रिए सऊदी सरमायाकारों को रुकावटों से पाक और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करेंगे, इससे अब आप यकीनी बनाएं। ऐसा ना हो कि जो रेड टेप कल्चर है उसकी वजह से हम सऊदी सरमायाकारों को मायूस, और मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की जानिब, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर मेरे साथ में मेहमान मौजूद होंगे, बड़े दबंग से मेहमान हैं। अच्छा जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो बिलावल भुट्टो साहब को धमकी है, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। सियासत हम कहते हैं जी इबादत है, अगर कोई बाकी सच्चे दिल से, सिद्के दिल से सियासत करे, लेकिन यही सियासत तब गलाजत बन जाती है जब नाअहल लोग रहबर बनकर आला ओहदों पर जाके बैठ जाते हैं। एक कहावत ये कि जिसका काम उसी को साझे। अच्छा, जब किसी को उसकी औकात और हैसियत, सलाहियत और काबिलियत से बढ़कर ओहदा दे दिया जाता है तो फिर उसे संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये अली अमीन गंडापुर साहब कहने को वज़ीर आला KP के हैं, लेकिन इनकी बातें अगर आप सुने तो आपको लगेगा कि वो पुरानी फिल्में सबने देखी होंगी कि वो जो एक कुछ ऐसे करैक्टर्स होते थे, जिस तरह नूरी नथ का करैक्टर था, आपको याद आ जाएगा, उस तरह की ये बातें करते हैं। इनका अंदाज़ भी बिल्कुल वही होता है। मुखालिफिन इनके हुलिये पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाते हैं। एक सूबे का सरबरा जहाँ पर इखलाकियात, रिवायात और सबसे बढ़कर आपका जो मज़हब है, दीन इस्लाम की तालीमात का बड़ा ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे माजरत के साथ मैं कहूँगी कि गंडापुर साहब की शख्सियत किसी एक चीज़ से भी मुताबिकत नहीं रखती है। इखलाकियत की अगर मैं बात करूँ तो बतौर वज़ीर आला KP के ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, मसलियत से ज़्यादा मुसामत पर, बाकायदा मुसामत पर चलते नज़र आते हैं। कभी किसी को ये ललकार रहे होते हैं, वो सीना चौड़ा करके, जैसे कोई हमारी पुरानी जो फिल्में होती थी, मैं दोबारा कहूँगी कि कोई नूर नथ करैक्टर होता है और वो आके सीना चौड़ा करके ललकारता है कि मैंने किसी को नहीं छोड़ना। अब कभी किसी को सबक सिखाने की बातें कर रहे होते हैं कि मैं बताऊँगा, सबक सिखाऊँ। ताज़ा तीन धमकी जो है वो इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दी है, एक तकरीब से खिताब करते हुए, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब उन्होंने कहा है कि जी उन्हें PTI कराची के रहनुमा ने बताया है कि उन्हें सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। इस पर बिलावल भुट्टो साहब को मैं कहता हूँ कि अब से पीपल्स पार्टी का जो गवर्नर KP के हाउस में दाखिल नहीं होगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो गवर्नर के लिए
गवर्नर हाउस बना लें या फिर सिंध हाउस में कुछ जगह दे दें। अब सोचिए कि बातें करने वाली हैं। और अलीम बिन गंडापुर साहब ने यहाँ तक कहा है कि अगर इन्होंने चैलेंज कर दिया तो अपना गवर्नर होते हुए भी गवर्नर हाउस नहीं आ सकेंगे। मजीद कहते हैं कि तुम मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया तो तुम्हारे जो बंदे उठाकर केपी के ला सकता हूँ। मतलब खुली तड़ियाँ, अल्फाज सुने, अंदाज देखें, कहीं से लगता है कि ये किसी सूबे के वज़ीर आला साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, इखलाकियात अपनी जगह, मगर अल्फाज का चुनाव ही मेरे ख्याल से इंसान के हाथ में होता है। आप अल्फाज का चुनाव अच्छा कर लें। मैं पीटीआई की आदत को ही मशवरा दूंगी आज इस प्लेटफॉर्म से कि अगर आपने किसी को ओहदा देना ही है ना, तो कम अज़ कम उससे बात करने की ट्रेनिंग दे दें, थोड़ी बात करनी सिखा दें, वरना ऐसे बयानात से जो सियासी तलखियाँ हैं वो यकीनी तौर पर बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा जब एक सियासी जमात के कारकुनान ने वो काम कर दिखाया जो दुश्मन भी नहीं कर सका। दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा को भी नहीं बख्शा गया। इंतशारी टोले ने शोहदा की यादगारें भी तोड़ डाली। जलाओ घिराव करने वालों की अक्सरियत को सज़ा नहीं मिल सकी है। कल DGISPR का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से यही मुतालबा था कि जितनी जल्दी हो सानिया 9 मई के मुल्जिमान को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी को ऐसी हरकत करने की जुर्रत भी ना हो। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांगने और तामीरी सियासत की भी बात की, लेकिन सवाल ये है कि क्या PTI क़यादत माफ़ी मांगेगी, इंतशार की सियासत छोड़कर मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करेगी? क्योंकि असद कैसर साहब ने जो गुफ्तगू की है कल एक टॉक शो में, वो आपने सुन ली। फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौहान साहब, ये कि क्या ये माफ़ी मांगेंगे, तो उस पर एक जवाब तो आ गया ना। असद कैसर साहब ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि हम तो अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो किसी और से क्या मांगेंगे? क्या चाहते हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो 9 मई पूरा 1 साल बाद आया और इस 1 साल के अंदर बदकिस्मती की बात यह है कि 138वें नंबर के ऊपर 150 ममालिक में जो हमारा अदालती सिस्टम है उसने अपने इस रैंक को बरकरार रखते हुए, अपनी इस जिसे कहते हैं बद इंतज़ामी को बरकरार रखते हुए, अपनी इस जिसे कहते हैं कि डेफिशिएंसी को बरकरार रखते हुए इस 1 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया, सवाए बेढंगे तरीके से बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को इलेक्शन से पहले मजलूम बनाने के लिए कुछ ऐसी सजाएं दी कि जिसका कंसिक्वेंटली इलेक्शन के अंदर उनको फ़ायदा हुआ। अदरवाइज किसी एक बंदे को किसी किस्म की कोई प्रॉपर सज़ा नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई अफसोस का मकाम है पाकिस्तान के निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ पे। कल जो DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा, इसको कोई नहीं भूलेगा, इसको फयाजुल हसन चौहान भी नहीं भूल सकता, इसको डॉक्टर फिजा भी नहीं भूल सकती, इसको 24.5 करोड़ पाकिस्तानी भी नहीं भूल सकते, इसको एस्टेब्लिशमेंट फौज और ISI भी नहीं भूल सकती। ये किसी का वहमो गमान में अगर है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज में 9 मई के जनाब ये सारी बदमाशी गुंडागर्दी छुप जाएगी, तो ये उसकी गलतफहमी है। उन्होंने 3 मसाले दिए। उन्होंने कहा 2011 के अंदर लंदन में फसाद हुए, 2021 के अंदर जनाब जनवरी में अमेरिका के अंदर जनाब आपके कैपिटल हिल्स के फसादात हुए, 2023 के अंदर फ्रांस के अंदर फसादात हुए। इन तीनों ममालिक के अंदर जो फसादात हुए, पॉलिटिकल फसादात थे, उनके जितने जिम्मेदारान थे 2 महीने के अंदर अंदर उन सारों को उनके निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ ने सजाएं दी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे जज, ये बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले हमारे जज, चाहे वो सिविल से लेके ऊपर तक, उनकी हालात ये है कि किसी एक को जिसकी वीडियो मौजूद, जिसकी ऑडियो मौजूद, जिसकी जियो फेंसिंग के जरिए से, CDR के जरिए से एक एक चीज प्रूव है। ये वाहिद जनाब 9 मई के दंगा फसाद थे और फितरा फसाद था जिसकी एक एक वीडियो मौजूद है कि कौन क्या किस तरह और कैसे कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात देखें, आज जो कर रहा था, जिसकी वीडियो मौजूद, जिसकी बड़के, जिसकी गालियां, वो भी आके टीवी पे कहता है जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया है? मैंने ज्यादा से ज्यादा पतलून लटकाई है, मैंने ज्यादा से ज्यादा आग लगाई है, मैंने ज्यादा से ज्यादा तोड़फोड़ की है, मैंने ज्यादा से ज्यादा हमला किया है। What the hell is this? इनके लिए ये कुछ भी नहीं। और मैं आपको डॉक्टर फिजा यहाँ पे चीज बताऊं, मैंने पहले भी अल्लाह पाक के करम से कुरान, शरीयत, तरीकियत, सूफियत, रूहानियत और
दीगर मज़ाहिब की स्टडी की, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद मैंने हिंदुइज्म, सिखिज्म, आपकी यहूदियत, ईसाइयत, मैंने हर मजहब, इस्लाम, मैंने डिटेल से रिसर्च की कि फितना और फसाद का क्या स्टेटस है इन तमाम मज़ाहिब में। अच्छा। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि हर मजहब के अंदर फितना और फसाद दुनिया का सबसे गलीज, दुनिया का सबसे जलील, दुनिया का सबसे घटिया नंबर 1 जुर्म अगर कोई है तो फितना और फसाद है। इस्लाम के अंदर फितना और फसाद कुफर से बदतर है, कुफर से। और इस्लाम का हर फिरका, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, हमली हो, मालकी हो, शाफी हो, या कोई भी फिका हो, सब के अंदर फितना और फसाद कुफर से बदतर है। तो आप बताएं, ये फितना और फसाद जो 13 महीने अप्रैल 2022 से लेके 9 मई 2023 तक लगा रहा, मार धाड़, कत्लो गारतगरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, पेट्रोल पंप हमले, जुडिशियल कम्प्लेक्स के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, डीआईजी शहजाद बुखारी के ऊपर, हर किस्म की गुंडागर्दी। यार ये लेजिटिमाइज था, ये लीगल था, ये इनकलाब था, सिर्फ अपनी करप्शन, सिर्फ अपने आप को कानून की पकड़ से बचाने के लिए, सिर्फ अपनी नरगिसियत का शिकार होकर। और निजाम अदल सत्तू पी के सोया हुआ है, भांग पी के सोया हुआ है। लानत है कसम खुदा की पाकिस्तान के निजाम अदल और निजाम इंसाफ के ऊपर कि अभी तक कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं। तो जनाब, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिल्कुल एग्जैक्ट, करेक्ट और ऑप्टिमल थी कि भाईजान कोई किसी किस्म की ना ढील ना ढील। ये पिछले 4 महीने से, स्पेशली 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, इनका सोशल मीडिया, वो अमेरिकन खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जबरान इलियास और इनका डिप्टी हेड सोशल मीडिया का, वो भी एक अमेरिकन खुफिया एजेंसी का डायरेक्टर है, इमरान गजाली, वो जनाब सारा दिन ये चलाते हैं जनाब। 8 फरवरी के बाद आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलते शुरू कर दी, आज चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आ गया जनाब पटियाला जेल में, आज 3 जनरलों का जनाब ग्रुप आ गया, सारे लेट गए, एस्टेब्लिशमेंट लेट गई, एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट तरले कर रही है। बानी तहरीक इंसाफ मान नहीं रहा, बानी तहरीक इंसाफ डटा हुआ है, बानी तहरीक इंसाफ जिता हुआ है। लेकिन भाईजान बिल्कुल झूठ सूरत हाल यह है, बानी तहरीक इंसाफ अमेरिका की च्यों च्यों म्याऊं म्याऊं कर रहा है। बानी तहरीक इंसाफ के कहने पे अमेरिकन सफीर को जाके परसों ये सारे मिले, इन्होंने बताया अमेरिकन सफीर को कि एब्सोल्युटली नॉट, उसके खदोखाल बयान किए और हम कोई गुलाम है, उसकी पूरा नक्शा कशी की और फिर नकदक कोके के ऊपर चलाई गई जो तहरीक थी उसकी डिटेल्स बताई और मिन्नतें तरले की कि जनाब हमारे बानी तहरीक इंसाफ। अच्छा चौहान साहब, एक और बात, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, मैं कहती ज़रा आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। ये जो पीटीआई वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुराद रास और आपका नाम लेते हैं कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी इन वाक़यात में मुलव्विस थे, 9 मई के वाक़यात में, कहते हैं जी उन्हें क्लीन चिट मिल सकती है तो बाकियों को क्यों नहीं मिल सकती है। ये इल्ज़ाम ये जो आप पे लगाते हैं, आज मेरे ख्याल से आप अपने दिल की बात कर दें कि क्यों इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, आप लोगों को बाकायदा टारगेट करने की कोशिश क्यों करते हैं? पहली बात तो ये, हमें कोई क्लीन चिट नहीं मिली, अभी तक हम पेशियां भुगत रहे हैं, अभी तक पेशियां भुगत रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, डॉक्टर फिजा, मैंने कल भी एक शो में कहा, आज आपके शो के जरिए से बता दूं, हामिद मीर के साथ मेरी एक बड़ी पुरानी मुखासमत है। मुखासमत पाकिस्तान की खातिर है कि उसने पाकिस्तान से बेवफाई करते हुए जनाब अपने बाप के नाम का जनाब उसने हसीना वाजिद से फ्रेंड्स ऑफ द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का अवार्ड लिया। ये सरियन पाकिस्तान से बेवफाई और गद्दारी थी। वो एक इशू था जिसकी वजह से मेरी पुरानी उससे मुखासमत चल रही है। उसने 9 मई वाले दिन रात को 8 से 9 उसका शो था, 8:30 बजे 8:35 पे उसने अचानक जनाब सारी गुफ्तगू से हटके मेरे बुग़्ज़ में मुझे पार्टी में गंदा करने के लिए एक हरकत की, लेकिन वो पूरी जिंदगी के लिए एक गवाही बन गई। उसने कहा जी देखें, आज बहुत ब्लंडर हुए, आज बहुत फितने फसाद हुए, आज पीटीआई ने बड़ा जुल्म किया रियासत के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर, लेकिन पीटीआई का एक लीडर था जिसने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। आइए मैं आपको उसको दिखाता हूं उसकी वीडियो। उसने जनाब रियाल्टो चौक में उसने मैं वीडियो दिखाई। पहला एक नारा लगा फौज के खिलाफ, दूसरा लगा मैंने मना किया, लेकिन मैं सूरत हाल समझ गया कि यहाँ पर लोगों के जज्बात और अंदर गैर मुल्की ताकतों के और गैर मुल्की एजेंसियों के लोग होते हैं ऐसे मॉब में। जब इन्होंने लगातार नारेबाजी शुरू की, मैं रियाल्टो चौक में उस मजमे से निकल के नीचे जनाब रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज वकारुनिसा कॉलेज की तरफ गया। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के गेट से मैंने गाड़ी करवाई और मैं वापस जनाब अपने घर की तरफ
टोटल एक्टिविटी। और उसने फिर मेरी वो वीडियो दिखा के बज़ाहिरन उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आज मैं फयाज चौहान को इंतहाई गंदा कर दूंगा उसकी पार्टी के अंदर, ये मुंह दिखाने जोगा नहीं रहेगा। लेकिन वो क़यामत तक मेरी गवाही बन गई कि फयाज चौहान ने एक जिम्मेदारी का सबूत दिया। उसने कोई किसी किस्म की एक्टिविटी, तोड़ फोड़, गुंडागर्दी, बदमाशी, नारेबाजी, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, रियासत के खिलाफ वो नहीं खड़ा हुआ। जनाब हमारी तो ये पार्टिसिपेशन थी। अब उससे आगे हमारी जान तो नहीं छूटी। 14 पर्चे झील रहे हैं इस बानी तहरीक इंसाफ की मुनाफकत और इसकी जनाब 2 नंबरी और इसकी टकेमारी के सिले में आज तक हम भुगत रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में भुगत रहे हैं जनाब, हम भुगत रहे हैं। झूठे पर्चे हमारे पे हुए, लेकिन कहने का मकसद ये है हमारे मशवरे से तो कोई चीज नहीं होती थी। स्ट्रेटजी ये थी डॉक्टर फिजा कि आखिरी 6 महीनों में बानी तहरीक इंसाफ ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान में अपने चुन के 6, 7, 8 मखसूस कौमी सूबाई ओहदेदार या कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान और वजीर वो इसने रख लिए थे जिनकी ना कोई सोच थी, ना कोई फिक्र थी, ना कोई आइडियोलॉजी थी। वो अनवर मसूद साहब की एक गजल है जनाब, वो रहमा और चौधरी वाली, उसमें जो रहमे का किरदार होता है ना, उस मेंटेलिटी और उस तर्ज अमल के वो सारे लोग होते थे। इन्होंने रखे हुए थे, उन्हीं को ये सारी इंस्ट्रक्शन देते थे। मेरी तरह का जाती सोच रखने वाला या कोई आइडियोलॉजी रखने वाला उसको उन्होंने खुले लाइन लगाया हुआ था, और मैं अकेला नहीं था, इस तरह के 20 और थे। लेकिन पिंडी और मरकज के हवाले से मुझे इन्होंने बिल्कुल खुले लाइन में कोई चीज डिस्कस नहीं होती थी। अब पिंडी से क्या था? पिंडी से सदाकत अब्बासी था, पिंडी से उमर तनवीर भट्ट था, पिंडी से वासिक क़य्यूम था, पिंडी से जनाब ये पूरी एक टीम थी जनाब। इनको इंस्ट्रक्शन थी सारी, मुराद सईद जनाब बानी तहरीक इंसाफ सारे डायरेक्ट थे। हमें तो सिर्फ ये इनकी तरफ से मैसेज आ जाता था कि जनाब आपने फलां जगह पे मुजाहरे में पहुंच जाना है। हम तो एक डिसिप्लिन के तहत एक 62-63 आर्टिकल के तहत हम सिटिंग MNA MPA थे, वजीर थे, उसकी पाबंदी 17 साल की पार्टी के साथ ताल्लुक और वफा दामे दरमे सुखने समझाते रहे, चलते रहे, चलाते रहे। लेकिन हमसे कोई किसी किस्म की ना कोई मशवरा ना कोई चीजें। हाँ, जिनसे मशवरे हुए उन्होंने फिर वादा माफ गवाह भी बने हैं। ये सारे के सारे सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट, ये सारे के सारे हर चीज बता के आए हैं। और एक चीज और बता दूं, एस्टेब्लिशमेंट के पास और खुफिया एजेंसीज के पास, पाकिस्तान की सिविल हो या मिलिट्री हो, एक एक चीज 13 महीनों की तहरीक फसाद फिल अर्ज की उनके पास मौजूद है। अच्छा। किस किस को बेवकूफ बनाएंगे, किस किस को चीट करेंगे? तो मैं ये समझता हूं कि इनको सजा मिलनी चाहिए जो लीडिंग लोग थे। बाकी बेगुनाह 80% जो बेचारे चले भी गए इन लीडरों के बहकावे पे, मैं ये समझता हूं कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो चौहान साहब इनको सजा मिलती देखते हैं आप देखते हैं कि इनको सजा मिलेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी, अब कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा ना इस वाक़ये को, तो अभी तक ये कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच सके। हालांकि सबूत भी मौजूद हैं, ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, इवन देन इनको सज़ा नहीं मिली है। तो आपको लगता है कि आगे सज़ा मिलेगी? बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर इंडिजीनियसली इनको सपोर्ट हासिल थी। जनरल फैज का पूरा एक नेटवर्क था जो अभी तक किसी न किसी हालत में मौजूद है। तमाम जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो आपकी लाहौर हाई कोर्ट्स हो, जस्टिस एजाजुल एहसन की तरह के, मुजाहिर नकवी की तरह के, यहाँ पे 20 जजेस, सेशन और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस वो मौजूद है जो 1 साल से रिलीफ 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 और फिर उस 1 साल से पहले भी जो 13 महीने थे, अप्रैल 2022 से लेके 9 मई तक 2023 तक, इन 13 महीनों में क्या होता रहा है? बानी तहरीक इंसाफ जाते थे जनाब, 15 केसेस के अंदर जमानत, 10 केसेस के अंदर जमानत, 20 केसेस के अंदर जमानत, 7 लाओ लश्कर लेके जाते थे, मार धाड़, तोड़ फोड़, गुंडागर्दी, बदमाशी, जुडिशरी को गालियां, जिले शाह का कत्ल, मर्डर, पेट्रोल बम, सारा कुछ करके आते थे। लेकिन 7 जमानतें लेके आते थे। ये कौन देते थे? ये इंडिजीनियस वही नेटवर्क था, वही अपॉइंटमेंट थी, वही प्रोसिक्यूशन के अंदर भी, जजेस के अंदर भी, और फिर फौरन आपका जनाब एलिमेंट ऑपरेशन गोल्डस्मिथ प्लस। ये कोई हवा नहीं है, ये कोई कंस्पायरेसी थ्योरी नहीं है। जमाइमा गोल्डस्मिथ और जैक गोल्डस्मिथ और जितनी सहूनियत है, जितने इजरायली नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर, जितना यहूदी नेटवर्क है, वो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से खसूसन। और वो इसको किसी ना किसी एंगल से, उनकी इंस्टॉलेशन पाकिस्तान की बदकिस्मती है, हर अदारे के अंदर पाकिस्तान के अंदर उनके टाउट्स मौजूद है, टॉप क्लास की ब्रीड के अंदर भी उनके मौजूद है लोग।
उनके जरिए से ये उनको सपोर्ट करते रहे। यहाँ पे जस्टिस बंदयाल की सास के जरिए से, यहाँ पर जनाब आपके जिसका आप नाम लेंगी, जुडिशरी से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके हत्ता के आर्मी के अंदर भी इनके लोग मौजूद थे, अभी भी उक्का दुक्का है। इनकी सफाई होगी, लेकिन जुडिशरी पाकिस्तान की ये समझ ले, अगर वो समझते हैं कि वो इनको रिलीफ दे देंगे, एस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज और ISI और पाकिस्तान की अवाम, वो रिलीफ नहीं लेने देगी, इसका एंड रिजल्ट निकालेंगे, वरना तो यहाँ पे दादी बेड़ा और मासी बेड़ा बन जाएगा। वो बड़ा दिलचस्प जो है ना, वो एक लतीफा है कि एक दफा एक बंदा चौक के अंदर जनाब धाड़े मार मार के रो रहा। लोगों ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा जी मैं यहाँ सोया हुआ था, मेरे ऊपर से चूहा गुजर गया। लोगों ने गाली दी, बुरा भला कहा कि अबे उल्लू के पट्टे, तूने हमारा भी टाइम जाया किया, आधे घंटे से तूने स्यापा डाला हुआ है, बीच में से सिर्फ ये बात निकली। उसने कहा भाईजान रुक जाए, मैं कोई चूहा गुजरने की वजह से नहीं रो रहा, मैं ये रो रहा हूँ कि आज चूहा गुजरा है, रास्ता बन गया है, कल अगर हाथी गुजर गया इस रास्ते में से तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जनाब अगर पाकिस्तान की 350 दिफाई तंसीबात और सिविल तंसीबात के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर हमले करने पे पाकिस्तान की अदलिया सरफे नजर करेगी, अगर पाकिस्तान के 5-5 अरब रुपए के तैयारों को मियां वाली एयरफोर्स बेस में आग लगाने वालों को रिलीफ देगी, अगर पाकिस्तान के शोहदा जिन्होंने अपनी जान आफरी के सुपुर्द की धरती माँ के लिए, मेरे और आपके लिए, अगर उनकी बेहुरमती को जो है वो बाईपास करेगी, तो फिर इस पाकिस्तान का अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह ही वारिस है। चौहान साहब ये बताएं कि बानी चेयरमैन PTI क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं उनका? आपने मेरे आखिरी प्रोग्राम में, जब आप आखिरी बार आए थे लास्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में, मेरे ख्याल से महीने से ऊपर हो गया है, तो आपने एक प्रेडिक्शन दी थी कि वो चले जाएंगे और आपने मुल्क का नाम भी लिया था कि जहां वो जा सकते हैं। आज क्या खबर है आपके पास? मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, मैं बड़ा क्लियर और दबंग सा आदमी हूँ, मैं लेग लपाट के बगैर बात करता हूँ। पिछले 4 से 5 माह में बानी तहरीक इंसाफ अपने से मुलाकात करने के लिए आने वाले रिश्तेदारों से लेकर वकीलों और कारकुनों तक सबको एक चीज कह रहे हैं कि सब्र कर लो, नवंबर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है और मैं इंशाल्लाह रहूंगा। अब इनका आसरा अमेरिका का सदर मुस्तकबिल का अगर बना तो वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। तो उनको ये एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोलेंगे। सुने, मीर भी सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिस अमेरिका के खिलाफ नारे लगा के पाकिस्तान की आवाम को पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की अदारों के खिलाफ मुतनफर कर दिया, जहर घोल दिया, उनकी जिंदगियां खराब कर दी, आज पिछले 1.5 साल से उस अमेरिका की मिन्नतें, तरले, च्यों च्यों, म्याऊ म्याऊ, लॉबिंग फर्में, यहूदी लॉबिंग फर्में, अमेरिकी सफीर के मिन्नतें, तरले, हालांकि एब्सोल्युटली नॉट के जो ठुमके ये लगाते रहे हैं रियासत की इज्जत का जनाजा निकालते हुए, बाकी सही आप इस्तेमाल कह देते ना, ये कह देते ना, जब अमेरिकन सफीर ने या पाकिस्तानी वजारत खारजा ने इनको कहा कि मुलाकात करो, ये बड़ी जनाब कंपेन कर रहे हैं इनकी सोशल मीडिया, नहीं जी नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं गए, हम कोई इमरान खान के कहने पे नहीं गए, हमें तो दरखास्त की थी पाकिस्तान की वजारत खारजा ने। अच्छा। तो ये जो एब्सोल्युटली नॉट के ठुमके तुम सारा दिन लगाते थे, कथक डांस करते थे, नहीं तो फिर ट्रम्प से क्या उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं? ट्रम्प से क्या उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं नवंबर की? इनकी गलतफहमी है कि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतेगा। वो जीतेगा या ना जीते, मेरा सवाल सिंपल ये कि कौन है वो? अमेरिकी है ना जी, यही तो बताना चाह रहा हूँ, यही तो बताना चाह रहा हूँ। इनकी मुनाफिकत पाकिस्तान की आवाम को हाथ जोड़ के मैं कहूँगा 50% आवाम को समझ आ चुकी है। इनकी हरकतें, अमेरिकन सफीरों से मुलाकातें, जेल से बाहर आके असद कैसर और ब्रेस्टर सैफ मैसेज देते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को कि बानी तहरीक इंसाफ ने मैसेज दिया है कि अमेरिका को कहो कि तुमने अच्छा नहीं किया, 8 फरवरी के इलेक्शन में तुमने दिलचस्पी नहीं ली पाकिस्तान की, पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर आपने नजर नहीं रखी हुई, आपने पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत को डंडा नहीं दिया हुआ। एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट, एक तरफ हम कोई गुलाम है, एक तरफ हकीकी आजादी, दूसरी तरफ 2 नंबरी, चक्करबाजी, सरतपा मुनाफिकत। ठीक है जी, सरतपा 2 नंबरी। ठीक है चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब तो इसराइली भी मशरिक़ वस्ता के कसाब नेतन्याहू के खिलाफ बाकायदा बोल पड़े हैं।
उन्हें भी पता चल गया है कि सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए ये ज़हनी मरीज़ फ़लस्तीनियों को खून में नहला रहा है, इसराइलियों के खून पसीने की कमाई जंग में झोंक रहा है। और दुनिया भले इसे कहती रहे, हमने देखा कि इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब ज़रा देखिए कि अब आवाज़ें खुद इसराइल के अंदर उठने लगी हैं और इस दरिंदे को जिसका नाम नेतन्याहू है और इन आवाज़ों पर इसको कान धरने अब मेरे ख्याल से पड़ेंगे। हज़ारों अफराद इसराइली पार्लियामेंट के बाहर अब एहतजाज कर रहे हैं। और ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके अहले खाना मारे गए या फिर जंगी कैदी बना लिए गए हैं, और ये लोग अपनी इन मुश्किलात का जिम्मेदार इस शख्स को जिसका नाम नेतन्याहू है उसी को समझते हैं। और इनके ख्याल में इस बेशरम इंसान ने सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क को जंग में बाकायदा धकेल दिया है। इसराइली पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करने वाले इन मुजाहिरीन का मुतालबा ये है कि जब तक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस्तीफ़ा नहीं देता वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। और ये एहतजाज सिर्फ मैं आपको बताऊँ कि तल अवीव में नहीं हो रहा, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में नेतन्याहू और इसकी जंगी काबीना के खिलाफ अब बाकायदा रैलियाँ निकाली जा रही हैं, मुजाहिरे हो रहे हैं जगह जगह। लोग इन नेतन्याहू से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं और यही वजह है कि आलमी बरादरी की जंगबंदी की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं, क्योंकि इस दरिंदे को पता है कि जिस दिन जंगबंदी हो गई, अमन कायम हो गया, तो इसके काले करतूतों से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा। इसके इक़्तिदार की जो उल्टी गिनती है वो उसी वक्त शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये दरिंदा सिर्फ शख्स तमाम तर आलमी दबाव को खातिर में नहीं ला रहा, लेकिन अब इसराइली इस करप्ट बेहिस जालिम दरिंदे से जल्द अज जल्द जान छुड़ाना चाहते हैं, जिसने अपनी लूट मार पर जंग का माहौल बनाकर पर्दा डाल रखा है। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको ज़रा बताऊं कि इसराइल में इस धोखेबाज पर 2 बार मुकदमात चलाए गए हैं। इस पे इल्ज़ाम है कि इसने लाखों डॉलर मालियत के जो तोहफ़े हैं वो वसूल किए। ये तोहफे इसलिए करप्शन कहलाते हैं क्योंकि नेतन्याहू ने बदले में तोहफ़े देने वाले बिजनेस टाइकून्स को खसूसी रियायतें फराहम की हैं। और इसराइल के कवानीन के मुताबिक नेतन्याहू को रिश्वत के इल्ज़ामात साबित होने पर 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और फ्रॉड और एतमाद तोड़ने की पादाश में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा हो सकती है। 23 नवंबर 2019 को भी वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर हुकूमत ने करप्शन, धोखे और अवाम को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ामात की बाकायदा चार्जशीट पेश की थी, लेकिन ये धोखेबाज चक्कर चलाकर फिर से बच गया। अब इसराइली इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस दरिंदे के हाथ गजा के हज़ारों उन बेगुनाह बच्चों, बूढ़ों, औरतों और जवानों के खून से रंगे हुए हैं। मुझे यकीन है कि ये अपने अंजाम तक अब ज़रूर पहुँचेगा। इसे अंजाम तक कोई और नहीं, खुद इसराइली ही पहुँचाएंगे। अच्छा, तल अवीव में इसके काफिले पर आपको पता है कि एक हमला भी हो चुका है और पुलिस ने नेतन्याहू को जहन्नुम वासिल करने की कोशिश करने वाले इसराइली शख्स को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब इसराइलियों का सब्र जवाब दे रहा है। हज़ारों जो मुजाहिरीन हैं 31 मार्च से इसके खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और यकीनी तौर पर मुजाहिरीन का मुतालबा ये है बंदी करके फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद की जाए। और ये लोग हमास के ज़ेर हिरासत अपने प्यारों की भी रिहाई चाहते हैं और सबसे आखिरी मुतालबा कबल वक्त इंतखाबात का भी, ताकि ये लोग अपने वोट की ताकत से दरिंदा सिर्फ नेतन्याहू को निशाने इबरत बना सकें। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।